जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव में आज सुबह 7 बजे से दूसरे चरण का मतदान होगा। आज 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों के लिए पूरे देश भर में वोटिंग हो रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 91 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ में वोटिंग होगी। सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता इस बार किसका साथ देती है। तो प्रथम चरण में 8 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में आज फिर 8 सीटों पर मतदान होना है। अलग अलग सीटों की बात की जाए तो यहां पर जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर पिछले यानी कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था। क्या इस बार फिर से इन 8 सीटों पर बीजेपी वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी? हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अगर नोएडा की बात की जाए, महेश शर्मा सिटिंग सांसद है यहां से और यहां पर फाइट भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। सभी अपने अपने कामों को गिना रहे हैं, लेकिन आपने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता से बात की होगी। मुद्दे क्या है यहाँ के? क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, विकास यहाँ पर सबसे पहले होता है। लोग अपनी सुविधाओं का खासा ख्याल रखते हैं। उनका कहना है कि जो सरकार डिलीवर अच्छे से करेगी तमाम सुविधाओं को, उनके साथ हम जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या सोच रखते हैं यहाँ पर मतदाता जो हैं जब मतदान करने पहुंचेंगे? नीलू, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें यहाँ पर जो सबसे अहम मुद्दा है वो बिल्डर और बायर्स का है, जिसमें रजिस्ट्री है। और पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि कई सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने इसको लेकर विरोध किया है, जिसमें नो रजिस्ट्री नो वोट करके पोस्टर्स लगाए गए थे, बैनर्स लगाए गए थे, उसका विरोध किया गया था। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, अधिकारी, तमाम लोग पहुँचे थे और उनको आश्वासन दिया था, जिसके बाद चीज़ें सामान्य हुई और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो इलेक्शन हो जाने के बाद उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा किसानों का मुद्दा सबसे अहम है। यहाँ पर लगातार किसानों कई वर्ष से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें किसान जो है आबादी निस्तारण की बात करते हैं, 64% अतिरिक्त मुआवजे की बात करते हैं, 10% प्लॉट की बात करते हैं। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं। हालांकि इनका बहुत ज़्यादा खासा असर देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी की ये कोर सीट कही जाती है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे शहरी वोटर्स यानी जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं उनकी जो संख्या है वो करीब करीब 70% है। लिहाजा जो शहरी वोटर है उसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी रहती है और शहरी वोटर्स हर बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, जो कि करीब करीब 70% है। हाई राइज सोसाइटीज़ बहुत है। इस बार गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी मनीष वर्मा, उन्होंने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत जो सोसाइटीज़ हैं उनमें बूथ बना दिया गया है। देखिए, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, 2014 में 60.38% था और 2019 में 60.47%, यानी बहुत फर्क नहीं था। 60% के आसपास की वोटिंग परसेंटेज थी। हमें मतदान केंद्र को भी दिखाते रहिए ताकि देखें कि किस तरह की तैयारी हमारे दर्शक भी देख पाए। देखिए, जाहिर तौर पे आपको सबसे पहले मतदान केंद्र भी दिखाते हैं और आपको बता दें, देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना सबसे अहम जिम्मेदारी है यहाँ के जिलाधिकारी की और उसके क्रम में लगातार वो बढ़ भी रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से चुनाव को पर्व कहा जाता है, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, और उसकी झांकी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी सजावट की गई है, यहाँ पे गुब्बारों से सजाया गया है। इसके अलावा फोर्स का डिप्लॉयमेंट अंदर भी है, बाहर गेट पे भी है। आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो सबसे अहम यह है कि वोटिंग परसेंटेज देखिए, 2014 में 60.38% था, 2019 में 60.47% था, यानी वोटिंग परसेंटेज 60 के आसपास रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। और इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाया जा सके, इसलिए पहली बार ऐसी पहल की गई है कि जो हाई राइज सोसाइटी है वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो वोटिंग के लिए निकले। देखिए, हर बार क्या होता था कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा बहुतायत में लोग रहते हैं, 10-10 बिल्कुल लोग निकलने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल पाए। और देखिए, प्रथम चरण में जो मतदान हुआ था वो बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत नहीं रहा था, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप निकलिए। और चुनाव आयोग भी पूरी कोशिश करता है कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करे। अमन भी हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर नोएडा से ही जुड़ी हुई है। अमन, देखिए बात यही हो रही थी और हिमांशु भी यही बता रहे थे,
जो मतदाता हैं उनको तमाम तरीके से कोशिश यही की जाती है चुनाव आयोग की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसको लेकर तमाम तरह की अपील भी की जाती है। लेकिन पहले फेज में हमने देखा कि वो सुस्ती झलक रही थी, मतदान उस तरीके से हुआ नहीं। तो आज हम ये मान के चले कि देखिए, अगर आपको अपने कामकाज अपने सांसदों से करवाने हैं, अपने राजनेताओं से करवाने हैं, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल नीलू, सही कहा आपने कि लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में देखिए, पिछली बार एक जो बड़ा फैक्टर माना जा रहा था वोट प्रतिशत कम होने का, वो था बढ़ता टेम्परेचर, क्योंकि कई जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसके चलते लोग बाहर नहीं निकले और मतदान नहीं किया। लेकिन पहले चरण से सीख लेते हुए कई पॉलिटिकल पार्टीज फिर जमीनों पर भी उतरी और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये अपील की जाती रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और आप अपना वोट कास्ट जरूर करें। अमन, जरा आप ना आसपास के नजारे दिखाने के साथ हमारे दर्शकों को जानकारी भी देते रहिए ताकि लोग देख पाए कि किस तरह की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए मैं अभी बिल्डिंग के जस्ट बाहर हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है, और ताकि लोग आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी के चलते हमने देखा कि पहले फेज में लोग वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे थे। और हम कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अंदर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अभी अंदर कुछ तैयारियां हो रही थी जिसके चलते हम अंदर नहीं जा पाए हैं। हाँ। और बाहर सिर्फ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मॉकड्रिल चल रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में सारी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते हैं जो वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं, और इसी वजह से कहीं कहीं एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। चलिए, हम आपके पास आएंगे अमन, लेकिन मेरठ चलते हैं निखिल के पास। निखिल, अगर मेरठ की सीट की बात की जाए, और हम चाहेंगे कि आप नजारा भी वहां पर दिखाते रहिए, बातचीत भी आपसे होती रहेगी क्योंकि तभी लोग देखेंगे। चलिए, निखिल लगता है हमारे साथ नहीं है, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप तस्वीरें भी वहां पर दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि गाजियाबाद में इस बार की फाइट किस तरह से देख रही है। हालांकि ये सीट बीजेपी के नाम है, लेकिन किस तरह की फाइट और किस तरह की चुनौती यहां पर बीजेपी को मिल सकती है? देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा, कहा यह जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और बात की जाए गाजियाबाद की तो बिल्कुल दिल्ली सटा हुआ, तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण भी है कि बीते 3 बार से लगातार भाजपा यहाँ पर काबिज है। और इस बार की अगर बात की जाए तो अतुल गर्ग को यहाँ से टिकट दिया गया है, जो कि मौजूदा विधायक है शहर सीट से। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इससे पहले हम अंदर जा सकते थे, लेकिन अब जो है मना कर दिया गया है अंदर जाने के लिए हमें, क्योंकि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो लोग बाग है अब से कुछ देर बाद ही लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अपने वोटों की आहुति देने के लिए आना शुरू हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा, तकरीबन 29.5 लाख वोटर हैं जो कि आज अपने कैंडिडेट का भविष्य तय करने वाले हैं, ईवीएम में कैद करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रमुख मुद्दों की, तो नीलू, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का अहम हिस्सा माना जाता है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाम की है। जाम के अलावा जो हर बार का आपने भी देखा होगा, पोल्यूशन की एक बड़ी दिक्कत यहाँ रहती है। साथ ही जो अवैध निर्माण है उनको लेकर, जो लोकल यहाँ के मुद्दे हैं उनको लेकर जो इस बार की जनता है वोट डालने की बात कह रही है। विकास एक बड़ा मुद्दा है, वो पूरे देश के लिए है, लेकिन गाजियाबाद की अगर हम बात करें, क्योंकि एनसीआर का बड़ा अहम हिस्सा कहा जाता है, तो ऐसे में विकास के साथ साथ जो लोकल मुद्दे यहाँ के हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे वो अवैध निर्माण हो, चाहे वो रोड पे लगने वाला ट्रैफिक जैम हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता जो है अपना आज वोट डालने वाली है। वही अगर बात की जाए इस सीट की, तो इस सीट सिक्योर मानी जाती है भाजपा की, लेकिन इस बार की जो टक्कर मानी जा रही है, जो गठबंधन की प्रत्याशी है कांग्रेस की डोली शर्मा, एक अच्छी फाइट बेशक दे रही है, लेकिन बावजूद उसके जो क्योंकि जो बीते 2 बार से यहाँ सांसद रहे जनरल वीके सिंह की टिकट काटकर इस बार अतुल गर्ग को दिया गया है, तो जो पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। बिल्कुल, अमित, कहा जा सकता है बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराना चाहेगी, लेकिन फाइट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि कौन कहां पर कैसे बाजी मारता है, इस पर लगातार दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, और 4 तारीख को यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। अब एक नजर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग को लेकर डाल देते हैं। दूसरे चरण के रण में लोकसभा सीट 8 है, कुल प्रत्याशियों की संख्या 91, करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या की बात की जाए तो 42 ऐसे करोड़पति उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। अगर आपराधिक केसेस की बात की जाए तो 21 प्रत्याशी ऐसे हैं
जो कि आपराधिक उनका रिकॉर्ड रहा है, किसी न किसी तरह से उन पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं स्नातक कितने हैं वो भी हम आपको बता दें, करीब करीब 52 प्रत्याशी ऐसे हैं जो स्नातक तक की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, यानी कि वो चुनावी मैदान में हैं, ग्रेजुएट हैं। अनपढ़ की बात की जाए तो 2 प्रत्याशी हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुल वोटर्स 1,67,00,000 लोग हैं जो कि इस बार मतदान करेंगे। उसमें पुरुषों की संख्या है करीब करीब 90,11,000। महिला मतदाताओं की संख्या है 77,38,000। पोलिंग सेंटर जो बनाए गए हैं, यहां पर 7,797 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं पर पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथों की बात की जाए तो 17,677 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो कि जहां पर जाकर आप मतदान कर सकते हैं। तो दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में 8 सीटों पर कौन कौन दिग्गज आमने सामने हैं, जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो दिग्गजों के में सबसे पहले गाजियाबाद की बात करें, जहां पर मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग और कांग्रेस की डॉली शर्मा के बीच में है। वहीं पर बीएसपी के नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में है। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की, वहां पर किस तरह से फाइट देखने को मिल रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर में टक्कर बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा, सपा से डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर और बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरठ की। यहां पर मुकाबला बीजेपी के अरुण गोविल, सपा सुनीता वर्मा और बसपा से देवव्रत त्यागी यहां पर चुनावी मैदान में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं अमरोहा की, तो यहां पर भी टक्कर और घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कुंवर दानिश अली, वहीं बीजेपी के कंवर सिंह तंवर और बसपा के मुजाहिद हुसैन चुनावी मैदान में है। आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। और बागपत में बिग फाइट है, रालोद के राजकुमार सांगवान और सपा के अमरपाल शर्मा। वहीं बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी की तरफ से प्रवीण बैंसला यहां पर उम्मीदवार है। अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जो एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर जो बीजेपी की सांसद है, सिटिंग सांसद है। मथुरा में मुकाबला बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी, कांग्रेस की तरफ से मुकेश धनगर और बसपा के सुरेश सिंह, यहां पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में टक्कर है बीजेपी के सतीश कुमार गौतम की, सपा से चौधरी विजेंद्र सिंह यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बसपा से हितेंद्र कुमार बंटी यहां पर चुनावी मैदान में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अब बुलंदशहर की बात की जाए, बिग फाइट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह, जिनकी अभी हमने कुछ देर पहले बातचीत भी सुनाई, भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगा भगवान से। वहीं पर कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि और बसपा की तरफ से गिरीश चंद्र चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। अपनी किस्मत का आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। और शिवोम हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। शिवोम, अगर अमरोहा की बात की जाए, यहां पर भी फाइट जबरदस्त देखने को मिल रही है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि जो भी नेता चुनकर वो लेकर आए वो उनके लिए काम करे? जी नीलू, मैं बता दूं, जो यहाँ के जो जनता के मुद्दे हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पानी। और बात जिसकी बात की जाएगी, यहाँ पे जो एक यूनिवर्सिटी की भी हम बात की जाती है कि हमें जो मुद्दा बना है, एक जो शहर की जो निकासी, जल निकासी, उसका भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इंडस्ट्री एरिया में यहाँ बड़ा उद्योग लगाया जाए, उसका भी एक मुद्दा रहा है। अब एक जो स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे जो छोटा पशु, उनका भी एक मुद्दा है कि उनसे मुक्ति दिलाई जाए। तो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता आज अपने सोच कर और उनका वोट कास्ट करेगी। और बात की जाए प्रत्याशियों की, यहाँ लगभग टोटल 12 प्रत्याशी है मैदान में हैं। और जो यहाँ पर जो सिटिंग एमपी हैं दानिश अली, उन्हें फिर दोबारा है इंडी गठबंधन से उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। और वहीं भाजपा से प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर हैं, उन्हें तीसरी बार मौका दिया गया। 2014 में भाजपा ने जीत हासिल की थी, 2019 में यहाँ में हार गए थे 62-68 वोटों से, और फिर तीसरी बार ये मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस भी, बल्कि कह रहा हूँ बसपा से मुजाहिद हुसैन भी, उन्हें भी यहाँ पे मैदान में है।
तो आज टोटल यहाँ जो 17 लाख यहाँ का वोटर है, बिल्कुल, ये वो आज सीट है इनका शिवोम, ये वो सीट है जिसे बीजेपी ने पिछले चुनाव में गंवा दिया था। अब इस सीट पर अपने उम्मीदवार यहां पर उतार रही है, तो क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर बात अगर करें तो सिर्फ 2 ही लोगों में यहां पर फाइट है? पूरा ही मामला है त्रिकोणीय रूप में बनता चला रहा है। बात की जाए मुस्लिम मतदाता, लगभग 6 लाख मुस्लिम मतदाता इस लोकसभा में हैं, और जो एससी मतदाता वो 3 लाख है। लगभग बात की जाए तो 17 लाख टोटल मतदाता है, जो जिसमें टोटल 9 लाख बैठता है। अगर मुस्लिम और एससी में गठजोड़ जाता है, इनका एक जाता है, तो कहीं ना कहीं अब वो बसपा पे जाता है तो उसकी सीट हो जाएगी। अगर वही बट जाता है मुस्लिम मतदाता और उसमें कुछ बसपा में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदा होगा। बिल्कुल, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वोट किसकी तरफ जाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी खासी है। चलिए, बातचीत होती रहेगी आपसे, लेकिन इस वक्त बागपत हम चलते हैं। शहजाद वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, अब बस बहुत कम वक्त रह गया है मतदान शुरू होने में। पहले तो एक बार जरा मतदान केंद्र को दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, कैमरामैन से कहिए कि जरा मतदान स्थल को दिखा दे, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि बागपत जो है वो किसानों का इलाका है, जाट बाहुल इलाका है। यहां पर इक्वेशन किस तरह की दिखाई दे रही है तमाम पार्टियों को लेकर? बिल्कुल, आपने सही कहा। बागपत जो है किसानों का इलाका है, किसान बहुल्य इलाका है। किसानों की जो समस्या है, किसानों के जो मुद्दे हैं, वो बागपत की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। यही कारण है कि पिछले काफी समय से आरएलडी का यहाँ दबदबा रहा, लेकिन 2014 में ये सीट बीजेपी को मिली, 2019 में ये सीट बीजेपी को मिली। बीजेपी ने जो है 2014 में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को हराया, उसके बाद अजीत सिंह को हराया, और इस बार जो है आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। तो नए समीकरण इस बार बागपत में बने हैं। आरएलडी से राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में है, तो वहीं समाजवादी ने जो है ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, ब्राह्मणों पर दाव लगाया है। तो वहीं बीएसपी के ने जो है गुज्जर कैंडिडेट को जो है मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय करने का प्रयास किया है। फिलहाल बागपत के हम बड़ौद में मौजूद हैं। बड़ौद का वीर स्मारक कॉलेज आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सुबह से ही लगभग 1 घंटा पहले से यहाँ जो मतदाता है उनकी लाइन लगना शुरू हो गया था। देखो कितनी लंबी लाइन सुबह यहाँ पर लग गए। ये आपने बड़ी अच्छी तस्वीर हमें दिखाई है शहजाद, ये बहुत अच्छी तस्वीर है, और इस तरह की तस्वीरें आज पूरे दिन भर आनी चाहिए। बिल्कुल, आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन जरा दर्शकों को हम दिखा दें कि अभी से देखिए कि कितनी लंबी लाइन है, और मौसम इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुबह सुबह जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो इसमें हिस्सा ले। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर है, इससे लोगों को सबक सीखने की जरूरत है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब शहजाद बताइए, आप जो बता रहे थे वहां पर समीकरणों को लेकर। शहजाद, आवाज आ रही है आपको? सुबह 6 बजे से अपना काम छोड़कर बिल्कुल आवाज आ रही है नीलू? अगर कुछ बात हो पाए इन लोगों से जरा बात करिए, अगर शहजाद थोड़ा नजदीक जा पाए तो, अगर पॉसिबल हो तो बात भी करेंगे। लाइन में लग गए थे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, का ये इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बागपत का ये वीर स्मारक कॉलेज, जिसके पीछे आप लाइन देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में जो मतदाता हैं जो है लाइन में है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो है मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो है हम लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या कहेंगे भैया? साइकिल जीत जाएगी। आप क्या कहेंगे? साइकिल जीत जाएगी। मुद्दा क्या है चुनाव में? साइकिल तो जीतेगी। मुद्दा क्या है? क्या किस चीज को सोच के आप वोट दे रहे हैं? एजुकेशन के अलावा और क्या मुद्दे हैं? बागपत के रहने वाले हैं, किसान बहुल क्षेत्र है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, आम जनता सब ऐसे ही घूम रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगारी का मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है इस बार जो है चुनाव में? क्या सोच के? एजुकेशन, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज। कितना उत्साह है? सुबह से आप लाइन में है, कितना उत्साह है आज वोटिंग को लेकर जो है? जोश है, इसलिए आए हैं जल्दी। परिवार के साथ आए हैं? नहीं, फिलहाल अकेला। किस तरह की लहर है बागपत में, किस तरह का माहौल है बागपत, क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए बागपत के लोग जो है मैदान में है, वोटिंग की लाइन में लग गए हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा लाइन दिखाए, पूरी लाइन कितनी लंबी जो है लाइन है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो है मतदाता लाइन में है। सुबह से ही अपना पहचान पत्र लेके, वोटर ID कार्ड लेके ये लोग जो है लाइन में है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बागपत के अपने मुद्दे हैं और जिसको लेकर आज लोग वोट करेंगे, लोगों से हमने बात भी की है। बागपत के अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर जाट, मुस्लिम, गुज्जर और ब्राह्मण बहुल्य सीट है जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करती है। फिलहाल आप देख सकते हैं फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है जो चेकिंग कर रही है, वोटर्स का ID कार्ड चेक कर रही है।
वोटर से बिल्कुल, तो ये जानकारी ले जोश रही है। इसी तरह से बना आप देख रहे सकते हैं और पैरामिलिट्री फर्स्ट फोर्स फेज भी में है। हमने देखा था कि ये जोश कम था, मतदान कम हुआ था और जो पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां थी, वो भी इसे लेकर चिंतित थी। लगातार यही कहा जा रहा था कि आखिर ये उदासीनता क्यों, लेकिन आज हमें ऐसा ना देखने को मिले। जबरदस्त है, यहां पर मतदान हो, पूरे जितने भी सीटें हैं, जो देश भर में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है, ऐसे ही वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिले और जो मतदाता हैं, जो जागरूक मतदाता है, वो जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, क्या वहां पर भी लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी बढ़ती चली जाएगी, फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि कामकाज के लिए जाएंगे, हालांकि आज छुट्टी का दिन होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम पे निकलते हैं। तो ऐसे में क्या लाइन वहां पर दिखाई देनी शुरू हो गई है? क्योंकि अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होना है। जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में आज दूसरे दिन आज गाजियाबाद में चुनाव होना है, तो जिसको लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई। एक के बाद हम खड़े हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप धीरे धीरे करके जो मतदाता है वो आना शुरू हो गए, क्योंकि हम अंदर नहीं देख सकते, कैमरा पर्सन भी कहूँगी बाहर से ही तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग आने शुरू हो गए हैं और इनको यहाँ से अंदर की तरफ भेजा भी जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके चलते हमें बाहर ही रोका जा रहा है, क्योंकि मतदान स्थल के अंदर हमें जाने की अब इजाज़त नहीं है। सुबह के वक्त बेशक हमारी एंट्री हो गई थी, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद ये शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, पुलिस कर्मी भी यहाँ तैनात हैं, जो कि मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। जिसको भी अंदर भेज रहे हैं उनकी ID आदि चेक करके भेज रहे हैं। तस्वीरें आपको लोकतंत्र की दिखाना चाहूँगा, जो लोकतंत्र की तस्वीर आप देखने की बात कर रही थी मुझसे। एक बुजुर्ग मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। इसके सारे चल रहे हैं और इसके बावजूद भी सुबह के वक्त ही अपने वोट की चोट करने के लिए आए। बाबू जी, क्या नाम? यश कुमार गुप्ता कहते हैं। अरे, कहते हैं या है? और ही कहते हैं। अच्छा, वोट डालना है। इस उम्र में भी आप बिल्कुल अभी 7 बजे भी नहीं है, आप आ गए हैं। कुछ अपील करेंगे युवाओं को भी, युवा भी आए? सब डाले। हाँ, 10% होना चाहिए। 10%। अच्छा, कई सरकारें देख लोगे बाबू जी, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं इस बार? मुद्दा हाँ, 1000 मुद्दे हैं। 1000 है, एक दो ही बताइए। देश की मजबूती, हाँ, दुश्मनों को भारत के घने दुश्मन, हाँ, अंदर के बाहर के सब, अंदर के और बाहर के दोनों एक तरह दुश्मन के हैं। हैं। हाँ, अब हराज नहीं खोज रहे, हाँ, गरीब अमीर सब। हाँ। ये है मेरा कहना। आपके क्या मुद्दे होंगे? आप देख रहा हूँ अपने, आपके पिताजी हैं, इनके साथ आप आए हैं, किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं? देश की सुरक्षा, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ आना शुरू हो गए हैं लोग बाग और अपने अपने वोट डालने के लिए तमाम लोग यहाँ शुरू हो गए हैं। और यहाँ से सीधा इंग्राम इंटर कॉलेज है, इसके अंदर यहाँ पर जाएंगे। बूथ संख्या 349 है। ये आपको बताना चाहूँगा 3149 यहाँ पर वोटिंग स्थल बनाए गए हैं, जिनमें कि 439 संवेदनशील मतदेय स्थल भी बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे सुबह के वक्त अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। और लोग बाग अपने अपने, देखिए, और बुजुर्ग ने कितनी अच्छी बात बोली कि सभी को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक जागरूक मतदाता के तौर पर आप दूसरों के लिए भी एक सबक होते हैं और इन बुजुर्ग ने भी यही अपील की है कि सभी अपने घर से बाहर निकलें। और बागपत में भी हमने देखा कि किस तरह से लंबी लंबी लाइन लगी है। तो हम तो यही अपने दर्शकों से कहेंगे कि देखिए, आज छुट्टी का दिन जरूर होगा, लेकिन मतदान के लिए छुट्टी ना करें। कहीं मतदान के लिए आप थोड़े सा आलस ना करें, अपना आलस त्यागे, बाहर निकले, मतदान करें। और प्रथम फेज में जितने मतदान हुए हैं उससे ज्यादा बम्पर मतदान इस बार करें और जो आसपास के लोग हैं उनको भी जागरूक करें। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस कुछ देर और है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप अपने घरों से निकलिए और इस जो लोकतंत्र का पर्व है उसे आप पूरे सजगता के साथ मनाएं, अपना मतदान करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।